अब देश की दो बड़ी ब्रोकिंग हाउसेस कोटक सिक्योरिटीज और एक्सेस सिक्योरिटीज के दोनों के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत चौहान है कोटक सिक्योरिटीज से, राजेश पालविया जी एक्सेस सिक्योरिटीज से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सर, श्री गणेश आपसे करते हैं, आप बताना शुरू कीजिएगा। रिकवरी वाला शेयर, तेजी वाला शेयर, मंदी वाला शेयर, पूरी फ्रीडम है आपको, दो शेयर आपको बताने हैं। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून अजय जी। देखिए, मार्केट में रिकवरी जरूर बनी है, लेकिन अभी भी कंफर्ट जोन में निफ्टी अभी भी ट्रेड नहीं कर रहा है। हमारा मानना है कि जब तक 17,200 250 का लेवल निफ्टी क्रॉस नहीं करेगी तो बाइंग साइड में कंफर्ट थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जरूर कुछ स्टॉक्स जहाँ पे, कुछ सेक्टर्स जहाँ पे पुलबैक के ट्रेड जरूर बनते हुए दिख रहे हैं, उसमें आईटी हम यहाँ पे फोकस में रखे हुए, और उसमें हमें एचसीएल टेक यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से एचसीएल टेक का सेटअप बना है और एक करेक्शन के बाद जो आज रिकवरी बनी है, और थ्रू आउट द सेशन अगर हम देखें तो स्टॉक एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे थ्रू आउट द डे दिखा रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो एचसीएल टेक को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 1135 1136 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, या कैश में भी बाय करना है तो सेम लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1115 के आसपास, और टारगेट हम मान के चल रहे हैं इसमें जिस तरीके से रिकवरी बनी लोअर साइड से, इसमें टारगेट आना चाहिए 1165 से लेके 1170 तक के। तो ये ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। और जो दूसरा शेयर हमें कैश सेगमेंट से अट्रैक्टिव लग रहा है वो वेल्सपुन कॉर्प का। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों में एक तेजी बनी थी, वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बना था। डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है। वीकली सेटअप भी इसका काफी स्टेबल और स्ट्रांग दिख रहा है। हमें लगता है वेल्सपुन कॉर्प को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 170-250 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम मान के चल रहे हैं टारगेट जो आना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो आना चाहिए 185-190 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 165 का। 65 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैं दोनों रिपीट कर देता हूँ, कहीं स्टॉप लॉस किसी छूट गया तो वापस रख ले। टारगेट कंफर्ट का हो सकता है, बट स्टॉप लॉस टेक्निकल्स वालों का फिक्स मान के रखिएगा। 1115 का स्टॉप लॉस है एचसीएल टेक का, 1165 का टारगेट। वेल्सपुन कॉर्प है 185 रुपए का टारगेट है, 165 का स्टॉप लॉस है। ये दोनों को दोनों अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से सर सौदे। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ और कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकता है, और उसका रीजन यही है कि मार्केट काफी जोर से गिरा है, वर्टिकली गिरा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। तो एक हमें एक कंसोलिडेशन वाला सेशन देखने मिल सकता है। 16,800 17,200 इसी रेंज के अंदर थोड़ा और वक्त निकालते हुए दिखेगा। लेकिन अगर 17,200 के लेवल्स को अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है तो हमें लगता है फिर अच्छी एक और शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। लेकिन जब तक ये मार्केट कंसोलिडेशन में, तब तक हमें लगता है कि मिड साइज जो स्टॉक्स है वहां पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एचसीएल टेक जैसे अभी जस्ट राजेश जी ने बताया था, हमें लगता है कि वो एक स्टॉक डेफिनेटली काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। इनफैक्ट आईटी में काफी सारे स्टॉक अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप एचसीएल टेक की बात करें तो ये स्टॉक का प्रॉपरली करेक्टेड है, और अगर यहाँ से अगर इसमें रिकवरी बनती है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1200 के लेवल्स तो बिल्कुल छू सकता है। 1100 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि उन स्टॉक्स पे ध्यान रखिए जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है, जैसे कि एफएसएल है, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो ये स्टॉक भी काफी अच्छी तरीके से करेक्टेड है। 160 165 के रेंज में बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। 150 का स्टॉप लॉस रखें, 190 से लेकर 200 का टारगेट रखें। मुझे लगता है 2 या 3 दिन का ट्रेड बनाए इसमें, क्योंकि एफएसएल स्टॉक है, यानी कि मिड साइज स्टॉक है, और इसमें जो अगर वेरिएशन आती है, प्राइस वेरिएशन, तो काफी जोर से प्राइस वेरिएशन आती है और काफी अच्छे रिटर्न्स भी बनते हैं। तो एफएसएल एक अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि फोर्टिस पे ध्यान रखें, फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर, क्योंकि ये स्टॉक भी काफी अच्छी तरीके से करेक्टेड है। 280 का स्टॉप लॉस रखें, और 310 या 315 के टारगेट हम आने वाले कुछ दिन में देख सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग 3 शेयर आपने बताया। एक तो आपका मैच ही कर गया राजेश सर के साथ, वो है एचसीएल टेक। इसका मतलब इसमें तो काफी दम है। 2 अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के दोनों एनालिस्ट बता रहे हैं एचसीएल टेक, इस पे ध्यान रखिएगा। 1200 का टारगेट आप दे रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं 1165। एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड 190 200 का टारगेट, और तीसरा है फोर्टिस 310 का टारगेट। अपने कंफर्ट, अपने वित्तीय सलाहकारों के एडवाइस लेके, आपका हो सकता है पहले से पोजीशन हो, सब कुछ मैनेज करके आप अपने सौदों को देखिएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे से फॉलो करने आपको। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। कुछ और मेहमान भी होंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पीएनबी पारिवारिक के एशिया इकोनॉमिस्ट स्ट्रेटेजिस्ट मनीषी चौधरी हमसे सुबह बात कर रहे थे, और वो एनालाइज कर रहे थे ये जो मार्केट फॉल है ये किस तरह से है, और एफआईआई ट्रेंड इस समय क्या शेप ले रहे हैं, और
रीजन क्या है उनका इतना जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग करने का भारतीय बाजारों में, इंडियन मार्केट्स में? आइए जानते हैं उनका व्यू मार्केट्स पे। The most recent trigger is, of course, the new variant of COVID. But having said that, different markets were on a downward trajectory, barring some of the Southeast Asian pockets, for different reasons. In case of India, it was more to do with overvaluation or perceived overvaluation relative to the region, and some of the new recent tech IPOs correcting sharply had kind of added fuel to that fire. In case of North Asia, the concern was regulatory pressures in China and over leverage leading to some contagion across the region. Also, in case of other large markets like Korea and Taiwan, there was a concern that developed market demand growth would take a breather and therefore put pressure on the semiconductor, tech hardware, and memory prices, which had been driving these markets. So basically there were way too many variables that right now investors are forced to play with. And as a consequence, it seems that at least in the near term, this level of volatility would actually continue. In the banking sector, we do think that some of the banks are likely to have some kind of a revival in their loan growth. Maybe not right now, but possibly in the second half of 2022. Even the concerns about asset quality would diminish. It's a combination of several drivers, because much of those loans had actually been to the sectors that were overleveraged, but those overleveraged sectors have actually revived of late, and I'm talking about commodities, metals and mining, industrials, and even property, real estate. So I would think that the decline in asset quality concerns and an improvement in the sentiment about loan growth driven by both consumption and the likely investment cycle would possibly lead to an outperformance of the banks, and especially that universe becomes interesting after the recent correction. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं एक स्टॉक जो काफी जबरदस्त एक्साइटेड है आज के ट्रेड में। वो है रेमंड्स, करीब 12% ऊपर है। राजेश, रेमंड्स को अगर आप हमारे लिए एनालाइज करके बताएं लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। इसके अंदर ट्रिगर ये है कि फ्राइडे को इन्होंने एक एनालिस्ट मीट रखी थी, इसमें करीब 50 से 60 डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट किए थे। आई एम टोल्ड दैट मार्जिन का एक्सपेंशन का ट्रैजेक्टरी, डीमर्जर की ट्रैजेक्टरी, वो सब चीजें डिस्कस की हैं मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अगर आप चार्ट से बताएं कि ये जो अपमूव है 12% का आज ड्यूरेबल लगता है आपको? राजेश, आपका माइक शायद म्यूट रह गया है, आप उसको खोल के वापस से बताएंगे। या काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव बना है रेमंड्स को। जिस तरीके से ड्यूरिंग द मंथ हम देखें 45% का गेन ये स्टॉक में आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से इसके मंथली और वीकली चार्ट अब यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो और यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। डिस्पाइट ऑफ वॉलेटाइल मार्केट में जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से इस स्टॉक को नियर टर्म में ही 720 से लेकर 740 की तरफ लेके जा सकता है। तो बिल्कुल जिनकी भी पोजीशन है वो बने रहे स्टॉक में, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले हायर साइड पे 620 के आसपास, और जब तक ये स्टॉक 620 के ऊपर बना हुआ है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ये स्टॉक 750 760 के मूव नियर टर्म बेसिस पे हमें आगे आने वाले दिनों में दिखाता हुआ दिखेगा। एक्चुअली श्रीकांत के साथ मैं कोटक शेयर करना, डिस्कस करना चाह रहा था, बट आई एम नॉट श्योर। श्रीकांत, आप उनको धर्म संकट में डाल देते हो, बोलते हैं अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं काम कर लेता हूँ, मैं एक्सेस कर लेता हूँ उनके साथ डिस्कस, और कोटक में राजेश के साथ कर लूंगा। आई थिंक वो सही रहेगा। श्रीकांत, आप कोटक बैंक की बार बातचीत कर सकते हैं? नहीं, राइट? नहीं अजय जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप तो कोई बात नहीं, तो मैं आपसे आप एक्सेस से बता सकते हैं। बताइए एक्सेस पे क्या लग रहा है? अजय जी, इनफैक्ट कैसा है कि अगर इस स्टॉक को अगर देखें तो ये 860 के बाद, यानी कि 860 के लेवल्स को छूने के बाद एक लगातार इसमें गिरावट बनी है। और ये अगर गिरावट को अगर आप देखें और इसको अगर पिछले लोस के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इसने 620 630 के काफी नजदीक के लोज आज बनाए हैं।
तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक वैसे काफी डीपली ओवरसोल्ड है, और अगर मार्केट में अगर कोई भी रिवाइवल अगर बनता है तो इसमें एक मीनिंगफुल पुल बैक हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से अगर एक पोजिशनल व्यू अगर हो तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है, बट पोजिशनल व्यू होना चाहिए। कम से कम यहाँ से 1 या 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड हो सकता है, क्योंकि मार्केट उतना वोलेटाइल है और मार्केट न्यूज फ्लो को ट्रैक कर रहा है, और जितने भी स्टॉक्स एफआईएस के बास्केट में है उनमें हमने अच्छी खासी पिटाई देखी है, क्योंकि एफआईएस का लगातार सेलिंग बना हुआ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बाइंग आ रहा है, लेकिन वो मुझे लगता है कि एक लेवल तक शायद लिमिटेड है, बट एफआईएस जो है वो काफी एग्रेसिवली बेच रहे हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू हो तो करंट लेवल से यानी कि 650 640 में बाय करें और 600 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस इसके इक्विलिब्रियम लेवल तक आ सकता है, जो 750 से लेकर 760 के लेवल्स हैं। आपने अच्छी बात बोली, बिल्कुल इसे बाय करें। ये काफी एफआईआई फेवरेट और एफआईआई लव्ड स्टॉक है, और 850 वाला जो अक्टूबर में था वो इस समय आपको नजर आएगा। अभी देखिए एकदम नीचे की तरफ। अब जाते हैं हम सीधे कोटक की तरफ। कोटक में न्यूज फ्लो की बात करें तो राजेश बता सकते हैं शायद। कोटक में न्यूज फ्लो ये है कि उनको ऑलरेडी प्रमोटर स्टेक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई थी, दूसरे को भी मिली है ओवर द वीकेंड, और इसमें एक न्यूज अभी अभी आई है कि एलआईसी जो देश का सबसे बड़ा इंश्योरर है वो इसके अंदर स्टेक बढ़ा के 10% करना चाहता है, और स्टॉक आज का स्टॉक देखिए 4% ठीक ठाक वॉल्यूम्स है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम तो नहीं है, बट अच्छे वॉल्यूम्स है कोटक बैंक के। राजेश, कोटक पे क्या व्यू बन रहा है आपका? तो अजय जी देखिए, जिस तरीके से स्टॉक के सेटअप प्लेस्ड है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में बाय का ही ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक का मंथली सेटअप है वो ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट 2055 2066 ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है मंथली चार्ट, लेकिन ये हमें लगता है जिस तरीके से रिकवरी बनी है स्टॉक में लोअर साइड से, और हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ से नए टारगेट जो वापस बनेंगे स्टॉक के 2150 से 2200 तक की अपसाइड भी इसमें हमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेगी। तो कोई भी डिप मिलती है वॉलेटिलिटी के चलते तो बिल्कुल इसको ऐड करना चाहिए। 1940 ये स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक को बाय करने के लिए। 2150 से 2200 तक की हमें लगता है बिल्कुल इसमें अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है, तो कोटक बैंक पे बाय करने की सलाह रहेगी। कोटक पे बात बोल रहे हैं, और ठीक जो बात बोली जा रही है आपके स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, ब्रेकआउट की पूरी तरह से तैयारी है, शॉर्ट टर्म एवरेज ब्रेक हो चुके हैं, बड़ी एवरेजेस तैयार हैं, और पहला हमको कम से कम 2120-30 मिलेगा, अगर चले तो फिर 2250 तक भी जाएंगे। राजेश सर ठीक है ना? पहला आपका टारगेट 2120-30 जो हम दिखा रहे हैं यही आप बोलना चाह रहे हैं, और दूसरा फिर आप कह रहे हैं कि 2250 भी हो जाएगा, पहले 2150 लेके आओ। बिल्कुल 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 डिम्पी जी, 2150 2200 की अपसाइड बिल्कुल इसमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो स्टॉक का सेटअप बिल्कुल ये दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेड बनेगा तो ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जिस एक्सिस बैंक की हम बात बोल रहे थे, एग्जैक्टली बिल्कुल उल्टा है इसके। अगर एक्सिस बैंक को अगर आप देख रहे हैं तो पूरी तरह से डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। मैं अपने चार्ट के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पूरी तरह से हाई बना हुआ है। अजय जो आप कह रहे थे अक्टूबर के अंदर ये 855 का हो गया, ये 855 है। उसके बाद से किसी तरह का कोई भी रिकवरी नहीं, डाउनफॉल और बैक टू बैक, और हमने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी ब्रेक किया हुआ है। तो थोड़ी एक्सिस बैंक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू कोटक बैंक। और ये एफआई फेवरेट भी है, एफआई की रेगुलर सेलिंग है, तो ये बात तो सही है कि इसको पहले बेस बनाना पड़ेगा बहुत लंबा, उसके बाद ही वापस लेवल्स पे जा सकता है। बिल्कुल। खैर, कुछ एक और स्टॉक्स पे भी आ जाते हैं जो मार्केट के अंदर आज ट्रेंड कर रहे हैं। एक बार जरा रिलायंस पे आपका व्यू चाहिए, राजेश जी आपका व्यू चाहिए। ये हर 2-3 दिन में उथल पुथल बहुत फास्ट है और बड़े कट्स और बड़ा मूवमेंट मिल रहा है। इन्वेस्टर को तो समझ में आता है कि उसको रिलायंस रखना है। ट्रेडर की रेंज भी बता दो, रिलायंस की ट्रेडिंग रेंज क्या है, और ये पोजिशनली बताना, मतलब मैं 3-4 दिन ही रखूंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो डिम्पी जी देखिए, रिलायंस में जरूर वॉलेटिलिटी बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से। स्टॉक में अगर देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, जो कि बना हुआ है करीब 2480-2490 की जोन में। ये एक बार जब तक 2490 के रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, ये इसी तरीके का वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। जब ये 2490 के लेवल को क्रॉस करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर इसके अपसाइड के जो टारगेट खुलते हैं वो आएंगे करीब इसके 2570 से 2600 तक के। तो बाय ऑन डिप्स तो बिल्कुल इसमें स्ट्रेटेजी बनानी है। और इसके स्टॉप लॉस क्या होंगे? अगर डिप मिलती है, जब भी ये स्टॉक नजदीक मिलता है 2400 के नजदीक, तो बिल्कुल बाय करें इसको। स्टॉप लॉस रखें करीब 2360 2370 के आसपास का। तो डिप्स में बिल्कुल इसको ऐड करते रहे।
या फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिन्हें फास्ट ट्रेड चाहिए या इमीडिएट शार्प अपमूव के लिए वेट कर रहे हैं तो वो बाय करें 2490 के क्लोजिंग के ऊपर। जैसे ही वो क्लोजिंग बनेगी उसके बाद स्टॉक में सस्टेन्ड अपमूव जिसको हम कहते हैं वो आते हुए दिखेगा और फिर ये स्टॉक 2570 से 2600 की तरफ भी ट्रेवल करता हुआ दिखेगा। एक दो शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इप्का लैब, ये अच्छा मूवमेंट दे रहा है क्योंकि पिछले 5, 10, 15, 20 मिनट में काफ़ी स्ट्रांग मूव दिखा रहा है। एक बार आप इनका इंट्राडे चार्ट दिखा दिए, आपको पता लगेगा बकायदा डे हाई पे है और सेकंड हाफ में मतलब 2 बजे के बाद से काफ़ी अच्छा चल रहा है। श्रीकांत, एक बार इप्का लैब को पोजीशंस लेके जाएं या फिर यहीं छोड़ दें? आज 5% का प्रॉफिट है, कम नहीं होता, 100 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए, वैसे स्टॉक लगातार गिरते आया हुआ है और इसने अपने 200 दिन के एवरेज को भी तोड़ा था। तो लगभग अगर 7 या 8 दिन पहले का चार्ट देखते हो तो उसने काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया था 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का, लेकिन उसे वापस लगातार तोड़ के इसने नए लोज बनाए थे। तो अभी उसमें से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में तेजी बनी है, तो मुझे लगता है कि बिकॉज इसमें लगातार एक बिकवाली बनी थी, तो अगर पोजिशन अगर लॉन्ग अगर हो गई है अगर 1900 या 2000 के करीब, तो बिल्कुल इसे करंट लेवल से प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। क्योंकि अगर 200 दिन के एवरेज के लेवल्स को देखें तो तकरीबन 2150 के करीब के ही है और अभी भाव चल रहा है 2130-35। तो अब डीपी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इस लेवल पे बिल्कुल मुनाफा लिया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो इसे रखें, क्योंकि ओवरऑल फार्मा सेक्टर में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे, लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करंट लेवल से एक बार मुनाफा ले सकते हैं। ठीक है, इस बीच कुछ एक ऐसे शेयर्स भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे एकदम से आपका सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। उसमें केपीआईटी टेक है। ऑल दो आईटी के ज़्यादातर शेयर ठीक है, आप दोनों ने भी एसएल टेक की बात बोली, बट केपीआईटी वीक है सर, 4% नीचे है। राजेश जी, केपीआईटी टेक डे लो पे ही बंद करके जाएगा या फिर रिकवरी आ सकती है बीइंग एज एन आईटी कंपनी? ठीक है डिम्पी जी, सेटअप तो स्टेबल है, स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। जरूर एक थोड़ा सा प्रेशर या हम कहें कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन जब तक ये स्टॉक 410 के ऊपर ट्रेड करता है जब तक हमें नहीं लगता कि कोई इसमें बिकवाली यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही, तो थोड़ा सा जरूर प्रेशर रहेगा। हमें लगता है स्टॉक के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट बना हुआ है वो है करीब 435 के आसपास। तो शॉर्ट तो किया नहीं जा सकता क्योंकि कैश सेगमेंट का स्टॉक है, लेकिन जिनके पास भी पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। एक और आज इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिख रहा है, केमिकल्स वाले शेयर नवीन फ्लोरो आज अच्छी खासी बढ़त दिखा रहा है और मैं थोड़ी देर पहले इनकी शीट भी देख रहा था डेरिवेटिव्स की, ये भी शेयर ठीक ही लग रहा है। क्या इसको कैरी करना है नहीं करना है, ये आप बताइए श्रीकांत। नवीन फ्लोरो अच्छी क्लोजिंग देखे जा रहा है और काफी दिनों बाद इस तरह की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पे इसके अगर मैं डेली चार्ट को देखता हूँ तो 200 दिन के एवरेज के करीब इसने तकरीबन 1.5 से 2 महीने का वक्त निकाला है, साथ ही साथ डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है और आज के दिन के जो रिकवरी बनी है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस एप्रिसिएशन भी है और वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं और इसके जो इमीडिएट हाइस थे तकरीबन 3650 के, उसे भी इसने क्रॉस किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये शायद वापस एक बार जो इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल से जहां पे इसने एक प्राइस गैप छोड़ा था 3800 के करीब के, शायद वो लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड किया जा सकता है, या तो अगर कोई भी गिरावट अगर आई तो फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3500 का। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ब्रेक के बाद आइए, क्योंकि हम आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब ब्रेक तो ले रहे हैं, लेकिन इसी ब्रेक के अंदर आप, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए थायरो केयर के मैनेजमेंट क्या बोल रही है इस पूरे मामले पे सुनना बेहद जरूरी है, इसलिए वो भी सुन लीजिए और ब्रेक के बाद मत आइएगा, यहीं रहिएगा। I think virus is known for mutations. Virus has to mutate. Viruses have been mutating. Now, so is the COVID. Whether this mutation is only in South Africa and then moving out, or other countries also have, but they have not still studied the genomic sequence, we have no idea. Now that we are all started getting fear and panic, now government of India will force a lot more genomic studies. Whether it is gone or still there, we should not give up. Having said that, in my personal opinion, this virus appears to be moving fast or spreading fast, but I don't think anybody has reported it is deadly.
It is fast. So the reaction of the market is predictable because markets have learned a lot in the first wave, again in the second wave. So market reaction is predictable, government reactions are predictable, but I think we are safe enough to have very mild, if at all, any impact. There are two aspects to the booster. Booster adding more epitopes of virus and safeguarding us from future mutations is a true booster. It is needed if people can identify, so that we don't have to wait till a mutation happens. We might have a very well safeguarded body. राजेश और श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, थोड़ा एक ब्रॉडर बात पूछता हूँ आपसे। आज सुबह से हमने 3-4 बड़े इन्वेस्टर्स से बातचीत की फंडामेंटल लेवल पे। आनंद टंडन बैठे हुए थे, देवीना मेहरा भी थी सुबह, और भी लोगों से बात की, मनीषी। वो ये कह रहे थे कि ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड करेक्शन है जो प्ले आउट हो रहा है बाजार में, और इतनी जल्दी ये रिबाउंड्स आपको खेलने हो, ट्रेडिंग रिबाउंड तो एक बात है, लेकिन वो जो मोजो लूज किया है बाजार ने, जो एक दम चला गया है, वो जल्दी लौट के नहीं आने वाला है। आपको चार्ट्स पे कहां पे लगता है एक बार 16,500, 16,000, 15,500 तक पॉसिबल है आपके हिसाब से? चार्ट्स बता रहे हैं क्या वो? देखिए अजय जी, जो करेक्शन हुआ है ये काफी एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करेक्शन जिसको हम बोलेंगे अगर बुल मार्केट में हम हैं, और इस तरीके से एक टाइम के साथ करेक्शन जो हुआ है लास्ट 30-31 डेज का अगर हम देखें सेटअप, तो ऑलमोस्ट 22 दिन हम नेगेटिव क्लोज हुए, और ये इस तरीके का करेक्शन पिछले 1-1.5 साल में इस तरीके का एक बड़ा करेक्शन कभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिला। और इस करेक्शन में जो हुआ है वो ये था कि हम सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को तोड़ के अब ट्रेड कर रहे हैं। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी हम पहले ही तोड़ चुके हैं, और हम 100 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी मार्केट को यहाँ से कॉन्फिडेंस तो अभी भी बना नहीं है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि मार्केट में अगर कोई रिकवरी बनती है तो इस तरीके के बड़े मूविंग एवरेजेस के पास से काफी शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन आज की रिकवरी भी ये दिखा रही है कि कहीं भी कॉन्फिडेंस अभी भी मार्केट को बना नहीं है। हमें लगता है कि 17,000 और 16,950 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी में ही ये लेवल टूट जाते हैं तो बिल्कुल ये करेक्शन और भी एक्सटेंड हो सकता है। 16,700, 16,500 तक की भी डाउनसाइड यहाँ से ओपन होते हुए बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर तो अभी वीक है नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और हमें लगता है जब तक कि ये 17,250, 17,300 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, इसी तरीके का एक थोड़ा सा घबराहट वाला ट्रेड जिसको हम कह सकते हैं वो बना रहेगा। मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ा लो रहेगा, बायर्स अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ बाय नहीं करेंगे, और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी डेली बेसिस पे वॉलेटिलिटी के चलते, लेकिन अभी भी सेटअप हमें लगता है थोड़ा वीक है। 17,300, 16,500 ये एक रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए प्ले आउट होते हुए दिखेगी। आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अब यहाँ से फ्रेश डायरेक्शन मार्केट के लिए डिसाइड करते हुए दिखेगी। ठीक है, कुछ एक इंटरेस्टिंग शेयर्स के हैं ही हैं, और साथ ही साथ हम कई मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, जैसे जीआर इंफ्रा, उनसे हमने बातचीत की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को लेकर। तो जीआर इंफ्रा ने कैपेक्स पर 300 से 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ऐसी बात उन्होंने बताई। कंपनी के सीएफओ से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इसको लेके बताया कि वो इंटरनल इक्विटी से ही इसका इंतजाम कर लेंगे, यानी कि पैसा रेज नहीं करना होगा। ऑर्डर बुक को लेकर भी उन्होंने बात रखी है, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी तक जो हमने कंपनी का जो मॉडल, हमारा फाइनेंशियल मॉडल है जो मतलब सेल्फ सस्टेनेबल है, जो भी कैपेक्स प्लान है, बेसिकली कैपेक्स डिपेंड करता है कितने प्रोजेक्ट्स हम लोग नए प्रोजेक्ट्स हमारे किटी में आ रहा है। तो जनरली अगर व्हाटएवर नए प्रोजेक्ट जो हमारे को मिल रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू हम लोग का कैपेक्स होता है। तो ईयर ऑन ईयर टारगेट प्रॉब्ली फॉर नेक्स्ट 3 years वुड बी अराउंड 300 to 500 करोड़ ऑन एवरी बेसिस, ईयरली बेसिस, एवरी ईयर बेसिस। तो ये हमारा प्लान है। दूसरा, हम लोग का इन्वेस्टमेंट इन हेम, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर नाउ अवॉर्डेड अंडर हेम मोड, जो हाइब्रिड एंटिटी मोड है। तो उसमें हम लोग को जो प्रोजेक्ट्स हमारे को भी एक्सपेक्टेशंस है कि ईपीसी के बजाय हमारे को ये हेम मोड में प्रोजेक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी रहता है, इक्विटी इन्फ्यूजन भी होता है, जो हमारा वो भी हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 500 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा टारगेट है। और उसके लिए द काइंड ऑफ प्रॉफिट वी हैव शोन इन पास्ट आल्सो, हम लोग को लगता है कि वो हम लोग
will try to deliver same kind of profit. तो हम लोग हमारा इंटरनल एक्रूवल से एंड उसके अलावा हमारे पास में प्लान है कि हमारा जो हाइब्रिड इक्विटी जो एन्युटी पोर्टफोलियो है एज ऑफ नाउ करीब 16 एसेट का हमारा पोर्टफोलियो है, 7 एसेट ऑपरेशनल एसेट्स है. तो वी आर इवन लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दीज एसेट इन टर्म्स ऑफ व्हाइल वी आर वर्किंग फॉर. अभी हम हमारा इनविट वी आर वर्किंग ऑन आवर ओन लॉन्च ऑफ आवर ओन इनविट, जिससे हम लोग हमारा इक्विटी रेज कर पाए, सो दैट आवर कैपेक्स प्लान फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years और इक्विटी इन्फ्यूजन प्लान जो है वो हमारा इंटरनल एक्रूवल से भी हो सकता है और इक्विटी डाइवेस्टमेंट से भी हो सकता है. एट द सेम टाइम हम लोग को थोड़ा डाइल्यूट भी करना है बिकॉज ऑफ सेबू रेगुलेशंस. नेक्स्ट 3 years में वी हैव टू डाइल्यूट आवर प्रमोटर स्टेक अप टू 75%. तो उससे अभी तक इस साल में हमारा ऑर्डर इनफ्लो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है बिकॉज कंपटीशन जो हो रखा है, इस जो छोटे छोटे प्लेयर काफी आ रखे हैं, लार्जली बिकॉज ऑफ कि जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखा है. पैंडेमिक ये जो कोविड चालू हुआ था सिचुएशन, उसमें गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था इन टर्म्स ऑफ दे हैव रिलैक्स द कंडीशन ऑफ बैंक गारंटीज, जो नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स जो, सो दे आर नॉट आस्किंग फॉर ईएमडी. अभी वो तो सो बहुत छोटे छोटे प्लेयर अभी आके बिड कर रहे हैं एंड थोड़ा हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा इरेशनल बिडिंग हो रहा है विच इज नॉट सस्टेनेबल. अच्छा, अभी तक ज्यादा बिडिंग हुआ भी नहीं है, बट देन दिस ईयर वी आर टारगेटिंग अगले अपने नेक्स्ट 5 to 6 months में हमारे को 8 से 10 हजार करोड़ का काम मिलने चाहिए रोड सेक्टर में ही. और बाय द ईयर एंड हमारा ऑर्डर बुक करीब इट वुड बी मोर देन और इट इज द रेंज ऑफ 25,000 और मतलब 22,000 to 25,000 करोड़ का करीब ऑर्डर बुक वी आर एक्सपेक्टिंग. तो जीआर इंफ्रा के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनकी ऑर्डर बुक 25,000 करोड़ की हो जाएगी, ऑर्डर्स अच्छे मिलेंगे, कंपटीशन के चलते थोड़े मार्जिन्स पे दबाव आया और जो पैसा वो रेस करना चाहते हैं वो खुद ही जुटा लेंगे. अब मैं आपको उनके चार्ट दिखाता हूँ. हालांकि बहुत रिसेंटली कंपनी है ये, अगस्त 2021 के अंदर ही सिर्फ लॉन्च हुई है, 2020 के अंदर माफ़ कीजिए लॉन्च हुई है और उसके बाद 21 के अंदर ही. अभी इसके अंदर एक तेज़ गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है. चार्ट्स तो लिमिटेड है लेकिन आप देख पा रहे होंगे हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट ये अपने उसी लेवल पे आ गई जहाँ इसका एक बेस है. ये आप बेस हम दिखा रहे हैं आपको जो कि 1500 1550 के आसपास है. राजेश जी, एक बार 1550 1500 मान के चलें कि आ जाएगा जीआर इंफ्रा, उसके बाद शायद ना तोड़े, एक पुल बैक आ जाए. एक पूरा साइकिल है बढ़ने का गिरने का, जिसको हम कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. तो डिम्पी जी देखिए, हिस्ट्री तो काफी कम है स्टॉक की, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इसमें फॉर्मेशन बने हैं, एक रैली होने के बाद जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन बन रहा है, तो एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है. और हमें लगता है कि बिल्कुल ये जो स्टॉक का एक जो बेस बना था 1580-1600 की रेंज में, वहां तक ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है. वहां पे जाके वापस इसको रिव्यू करने की जरूरत रहेगी कि वहां ये होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है. अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो फिर स्टॉक में और भी करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है. तो हमें लगता है कि अभी जिन्हें भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा वेट करें, इसमें और भी करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है. खैर, इस बीच हम मेहमानों से तो चर्चा कर ही रहे हैं और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी राय ले रहे हैं. एक शेयर और है जरा ग्लैंड फार्मा, एक बार जरा इस पे भी एक व्यू पॉइंट चाहिए. राजेश जी, एक बार आप ही बताइए इसके बारे में, क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत अच्छे से देखते हैं. जरा ग्लैंड फार्मा के बारे में बताइए, इसमें क्या करना है. तो डिम्पी जी देखिए, एक जो करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 3 वीक से स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और आज जो ब्रेकआउट इसमें डेली और वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, हमें लगता है कि यहाँ से इसमें मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है. 3624 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है. हमें लगता है यहाँ से ये स्टॉक में जो रिवर्सल बने हैं आज, ये दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से 3740 से 3800 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती. तो एक करेक्शन के बाद 3 वीक का एक बेस बनने के बाद स्टॉक में रिवर्सल बना है, तो इसको बाय किया जा सकता है 3570 के स्टॉप लॉस से 3760 या 3800 के टारगेट के लिए. आपके कहने पर ले लेना 3570 का स्टॉप लॉस, ठीक है ना. बिल्कुल डिम्पी जी, ठीक है. 3570 का स्टॉप लॉस है. फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बाय करना है. आज डे हाई पे जा रहा है और 3.5% की तेजी आपको दिख रही है. यहाँ से कम मान के चलेगा कि अगर आप जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो है 60 रुपए नीचे और टारगेट 2 गुना होना चाहिए. 120 रुपए का टारगेट रखिएगा. नहीं सर, 1:2 ये रेशियो तो रहेगी. बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं. और ये देखिए किस तरीके से अपमूव में आया है. बहुत ही सॉलिड कंपनी, सॉलिड कमेंट्री अपने एनालिस्ट कॉल में भी. और ये एक ऐसा स्टॉक है जो खराब बाजार में इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिस, सब लोग अपना इसके अंदर शेयर बढ़ाना चाहते हैं. मेरी तो काफी लोगों से बात भी हुई है. लेकिन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक टिल्ट लेते हैं लिस्टेड से अनलिस्टेड स्पेस में, कंज्यूमर टेक में.
जहां बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इस समय हमने देखा ही है कि आईपीओ के दौरान कितना जबरदस्त इंटरेस्ट था। बिग बास्केट की बात करते हैं, उसने अपना नया स्टोर फ्रेशो एक एक्चुअल स्टोर भी खोल लिया है। तो अभी ये सिर्फ कंज्यूमर टेक कंपनी नहीं है, अब ये फिजिकल मॉडल में जा रही है, इनके एक्चुअल स्टोर्स भी आ रहे हैं। उसके को फाउंडर सीईओ हरी मेनन से हमारी कॉलीग नयनतारा राय ने बात की थी। आइए एक स्लाइस सुनते हैं उसका। So Hari, I have to ask you this, whenever we've been talking about the Tata digital plan and what its moat is going to be, it's always been about a super app. But look at this, now you guys are opening a physical store. What's the rationale? Yeah, this has always been part of our plans. We've been working on this now for almost a little over a year now. On all the technology and all the formatting that we've done on the store, right? So this store is a little different, right? So we just didn't want to open a normal run-of-the-mill, grocery store. We wanted to do something different, and what we decided to do was that first we said that we will now set up a chain of stores that will essentially and only sell fresh produce, right? Which is led by fruits and vegetables. The country hasn't seen expansion or hasn't seen a chain of fruits and vegetable stores at all, except in Chennai, where we had organized chain of fruits and vegetables. So that's what we wanted to do. It also comes with the background of the fact that we've set up such a wonderful supply chain around the fruits and vegetables piece, right? And I have talked to you about it earlier. All our collection centers that we've set up, 30,000 farmers that we actually directly work with. Almost 85% of what we sell comes directly from farmers now. Close to about 18% of our business is fruits and vegetables. And so it's a very, very large strategic piece for us. So we said now, we've done so well on that as far as the online business is concerned, and it continues to grow. We should now also go and set these up as physical formats. So this format is a little different because one, on the physical side, where customers come and experience the store, is only fruits and vegetables largely, and a little bit of the rest of the fresh produce that we'll have. Right. श्रीकांत, कुछ प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की बात करते हैं जो बुल मार्केट के काफी फेवरेट रहे हैं, इधर थोड़ा साइडवेज हो गए और करेक्टिव फेज में चले गए। एंजल वन, ईज माई ट्रिप, आप बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी है उसमें से एक। रिसेंटली जोमेटो और कार ट्रेड वगैरह ट्रेड लिस्ट हुए। आप ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के बारे में आपने स्टडी किया है क्या चार्ट्स पे? कौन सा करेक्टिव फेज में कौन सा जमा करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे दो स्टॉक हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और वो एक है ईज माई ट्रिप और जो दूसरा है वो है जोमेटो। हमें लगता है इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगी और उसका रीजन यही है कि इसमें जो फॉर्मेशंस बने हैं, जैसे कि ईज माई ट्रिप के जो फॉर्मेशंस, अगर आप वहां पे क्लोजली अगर इसको देखते हो तो उसमें हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है और ये जो स्टॉक है वो अपने 50 दिन के एवरेज के काफी नजदीक आता है, कंसोलिडेट होता है और फिर वापस एक रैली में कन्वर्ट कर लेता है खुद को। तो अगर करंट फॉर्मेशन देखे तो नो डाउट कि इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड करेक्शन है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो काफी कम है और इसी वजह से लगता है कि मार्केट में जो वीकनेस है उसी को ये फॉलो कर रहा है, अदरवाइज ये स्टॉक वापस रिकवर कर सकता है। तो करंट लेवल से ईज माई ट्रिप को लिया जा सकता है। ट्रेड टू ट्रेड में ये स्टॉक है तो मुझे लगता है पोजिशनल ट्रेड ही इसमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम 470 रुपए का, क्योंकि काफी अच्छा एक बेस बना हुआ है और टारगेट्स हमें लगता है कि वापस ये 650 के भी वापस दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जोमेटो जो है, यहाँ पे अगर लॉन्ग की पोजीशंस बनाते हो तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 175 से लेकर 190 के भी लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड वेव में जा चुका है। करेक्शन आ रहा है लेकिन स्टॉक में फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। अगर आप पिछले 10-12 दिन के ट्रेड्स को देखते हो तो 160 और 140 इतने बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसी वजह से हमें लगता है कि 140 के करीब काफी बड़ा सपोर्ट है और आने वाले दिनों में 165, 175 और 190 ये तीन लेवल्स के लिए इसे करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो नए कहते हैं ना, नए एज की नई इकोनॉमी की जो कंपनीज है उस पर भी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट एक व्यू पॉइंट आपको दे रहे हैं। खैर ये सभी शेयर्स तो खैर अपनी जगह है ही हैं। आज जिन शेयर्स के अंदर और अच्छी क्लोजिंग है, मैं बोलूँगा जिसके अंदर स्ट्रक्चर काफ़ी दिनों से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, अपोलो हॉस्पिटल। अभी इतना चल चुका है कि नया आदमी तो आने से भी घबराता है। राजेश सर, नए आदमी को आना चाहिए कि अपोलो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आना चाहिए? उनके हाथ से गाड़ी निकल गई, रिजल्ट्स के बाद से मेरे को लगा रुका ही नहीं,
शायद कोई इक्का दुक्का दिन होगा जिस दिन थोड़ा फ्लैट या नेगेटिव रहा होगा ये। तो डिम्पी जी काफी बड़ा रैली ऑलरेडी स्टॉक में एक हो चुका है। अभी पिछले 5-7 सेशन से देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है थोड़ा डिप का वेट करें। मार्केट भी हालांकि वोलेटाइल है तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। कभी डिप मिलती है इसमें 5600, 55, 50 के आसपास, वो एक अच्छा लेवल होगा जहां पे बाय किया जा सकता है। लेकिन अभी भी देखें तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही बना हुआ है। अगर ये वापस नीचे नहीं डिप देता है और हायर साइड पे 5900 का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर तो हायर साइड पे ही बाय करना होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट कर ले। मार्केट में जिस तरीके से वॉलेटिलिटी, अगर वॉलेटिलिटी के चलते 5600, 5550 के आसपास आता है तो वो एक अच्छे लेवल होंगे बाय करने के लिए। वेल, एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस लेके आइए लास्ट 6 महीने का आप देखेंगे करीब करीब 3000 रुपए के आसपास, 2950 के आसपास ये बन गया था। देखिए आपके पास अगर डिम्पी जी वो ग्राफ लेके आए तो आपको दिखाई देगा कि टॉप जो इसका बना है अभी अक्टूबर 5 को, वो बना है 2950 के आसपास। 2950 के आसपास बिल्कुल नहीं, 3000 रुपए के आसपास का इन्होंने कुल मिला के बनाया। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। वो डेट है 7 अक्टूबर 2021। आप मेरी स्क्रीन को दिखाएंगे तो आपको मैं वो क्लियर भी दिखा दूंगा। ये देखिए, ये है आपको टॉप बना हुआ है करीब करीब 3000 के आसपास। वहां से ये आया है वापस 2400। राजेश, इसके अंदर हुआ क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि इसमें फंडामेंटल लेवल पे अगर आप देखें तो बड़े अच्छे ट्रिगर्स हैं। अभी मतलब लोग 4-5 हजार तक के टारगेट की बात करते हुए शर्माते नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर फार्मा बिजनेस और फिनटेक बिजनेस जो है इनका रिटेल लेंडिंग का वो डीमर्ज भी होने की खबर आई है। इसके अंदर अचानक 1-1.5 महीने में क्या हो गया, इतना जबरदस्त तरीके से वैल्यू निकल गई? जी, तो चार्ट पे तो जिस तरीके से सेटअप बने हैं वो एक वीकनेस दिखाते हैं। स्टॉक में एक वीकली चार्ट के हिसाब से जो एक बेस बना हुआ था जहां पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया था, वो था 2550 के आसपास, वो भी स्टॉक ने इस गिरावट में तोड़ दिया है। और अब जिस तरीके से मंथली सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं, लास्ट 2 मंथ के लो को भी तोड़ के अब ये स्टॉक जिस तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ से गिरावट और भी बढ़ते हुए दिख सकती है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये हमने हमारे क्लाइंट्स को शॉर्ट साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट ऑलरेडी किया हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो लोअर साइड के टारगेट है वो आना चाहिए करीब 2300 से लेके 2250 तक के, जो कि इसके अगर हम देखें तो जुलाई के जो मंथली लो थे, हमें लगता है वहां तक ये स्टॉक में एक गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इसमें और भी प्रेशर बनता हुआ रहेगा जब तक ये स्टॉक अभी 2500 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है। कोई भी माइनर पुलबैक मिलता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वो सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें लगता है वीकनेस और बनती हुई दिखेगी। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी इसने ब्रीच किया है। हमें लगता है ये स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज जो कि करीब है 2240 की और वहां तक ये स्लाइड करता हुआ दिख सकता है। 3000 का शेयर आज की डेट में ट्रेड कर रहा है 2300, 2350 का। जिस 2500 की बात हो रही है, दोनों लाइंस जब तक इसके ऊपर आके ट्रेड नहीं करेगा तब तक स्ट्रेंथ वापस नहीं आएगी। यह गिरावट आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले का भी अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं, मैं इसको आवरली से 1 मिनट के लिए डेली कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर पता लगेगा कि पहले चला भी कैसे था। बहुत स्ट्रांग मूव इसने 2020 के आसपास एक बेस बनाया, उसका काफी स्ट्रांग मूव वर्टिकल जिसे कहते हैं ना, ऑलमोस्ट राइज वो दिखाया, लेकिन अब कैप हो चुका है 3000 के आसपास। बहुत एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और एक बार नहीं है 3 बार आप देखेंगे 3 माउंटेन स्टॉप बने हुए देखेंगे, 1, 2 और 3। ये तीनों बार यहाँ पे अब ये कमजोर हुआ है शेयर। खैर इसी तरह के कुछ एक और बेहतर शेयर हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते ही रहेंगे, आप इसमें समझते रहेगा। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, श्रीकांत इन दोनों में से क्या चुनना है? बजाज फिनसर्व हैं एक ही ग्रुप के, दोनों भाई हैं, लेकिन चुन सकते हैं हम एक, बजाज फिनसर्व या फाइनेंस। बिल्कुल, तो देखिए अगर फर्स्ट चॉइस अगर रखे तो हम बिल्कुल बजाज फिनसर्व के साथ जाना चाहेंगे। उसका रीजन ये कि ये स्टॉक लिस्ट करेक्टेड है और अगर करेक्शन के पैटर्न को भी अगर आप देखें तो इट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस। नो डाउट हमें बजाज फाइनेंस भी पसंद है, लेकिन अगर आप एक की बात करें तो बजाज फिनसर्व पे फोकस करें। ये स्टॉक काफी अच्छी तरीके से अभी करेक्ट भी हो चुका है, 19,000 के करीब था, 16,800 16,900 के करीब आ गया है। और अगर इसके प्रीवियस प्राइस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे इसने जो एक प्राइस गैप छोड़ा था 16,200 16,500 के करीब, वहां पे ये आके स्टेबलाइज हो रहा है। तो हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर स्टेबिलिटी बनती है तो ये स्टॉक हमें सबसे पहले रिबाउंड होते नजर आएगा। साथ ही साथ हमें लगता है कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छी तेजी बनेगी। तो अगर फोकस करना है तो बजाज फिनसर्व पे करंट लेवल से फोकस करें, बाय किया जा सकता है।
और वेरी शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 16,500 का, और टारगेट्स हम रखेंगे जहां पे मल्टीपल एवरेजेस का कन्वर्जेंस आ रहा है वो है 17,700 के। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। 16,500 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व को बाय करें, 17,700 का टारगेट रखें। लेकिन इस बीच आप जो डिफरेंस देख पा रहे होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आपको साफ दिख रहा है निफ्टी अभी भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी में लाल निशान फिर से आ चुका है। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो दोनों हरे निशान में थे, स्ट्रगल हो रहा था। जैसे अजय ने भी शुरुआत में कहा था कि आज का पुल बैक है तो सही, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहा है, वो मौजो खत्म हो गया। वो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है इस समय, या आप मंथली नहीं, आप सिर्फ इंट्राडे का ही दिखाए तो आपको क्लियर दिख जाएगा। बैंक निफ्टी आज वीक, थोड़ा निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ में रखे हुए, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे 30 पॉइंट्स है, पर बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में दिखेगा। वजह निफ्टी के चलने वाले शेयर्स में वेटेज का है कमाल। कोटक बैंक, टीसीएस चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज चल रहा है, इन सब की वेटेज है अपनी, और वेटेज के बेसिस पर आपको निफ्टी चलता हुआ दिखेगा। सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर अजय, अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी के शेयर्स देखेंगे ना, सिर्फ एक कोटक को छोड़ दूं और थोड़ा बहुत एचडीएफसी 0.1% है, कोई भी शेयर बैंक निफ्टी को आज बचा नहीं। इवन आरएलबी डेज लो पे आ गया, तो बाजार जो है इंटरडे अगर लेके आइए तो आपको दिखाई देगा किस तरह से ग्रेविटेट कर रहा है नीचे की तरफ। 125 पॉइंट की जो आज बढ़त थी, ऑलमोस्ट हमने 150 पॉइंट भी देख लिया था, वो बढ़त सिर्फ 30 पॉइंट्स की रही। एग्जैक्टली यही अगर आपने शुरुआत में देखा होता कि हम लोग जो स्टांस ले रहे थे, ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस का स्टांस, शॉर्ट कवरिंग का टिपिकली शॉर्ट कवरिंग हमेशा कमजोर होगी एज कंपेयर टू लॉन्ग के, और जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आपको ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डिजाइन करना है, बस इतना आप समझ लीजिएगा। आज की क्लोजिंग कितने लेवल्स पे खराब रहेगी? 17,000 के नीचे राजेश सर, या फिर 17,000 के ऊपर कहीं भी क्लोज करके जाएंगे? तो फिर हमारे पास फ्राइडे का क्लोजिंग, आज का ओपनिंग और आज की क्लोजिंग तीनों 17,000 के ऊपर हो जाएगी। ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है 17,000 अब? तो 17,000 देखिए होप लेवल तो है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल है और प्रीवियस क्लोजिंग के पास का लेवल है। तो 17,000 रहेगा जब तक, एक होप तो जरूर बनी रहेगी। लेकिन अगर 17,000 के नीचे क्लोज करेंगे तो वो जो होप बनी हुई है कि यहाँ से पुल बैक की, वो भी यहाँ से खत्म होते हुए दिखेगी। तो 17,000 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये लेवल अगर मार्केट डिफेंड करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में, कहीं ना कहीं एक सबसाइड होते हुए दिखेगी, और थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिकल ट्रेड जिसको हम कह सकते हैं, या एक वैल्यू बाय, वो कहीं ना कहीं मार्केट में वापस से आते हुए दिखेगी। लेकिन 17,000 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको होल्ड करेंगे तो ही हम यहाँ से एक पुल बैक के ट्रेड को यहाँ से एक प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं। थोड़ी अनरिलेटेड सवाल पूछता हूँ राजेश और श्रीकांत, आप दोनों से। राजेश, आपसे पहले पूछता हूँ, आप कोई छुट्टी लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या दिसंबर में? तो देखिए अभी छुट्टी का प्रोग्राम था, लेकिन जिस तरीके से वापस से एक कॉशियस अप्रोच कोरोना के केसेस के चलते बनी है, तो वो थोड़ा सा कैंसिल करने के ही अब कगार पे है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इस बार दिसंबर में कहीं वैकेशन पे नहीं जाया जाएगा। बना रहे हैं क्या प्रोग्राम? अगर फ्लाइट से नहीं, ट्रेन से नहीं, तो बाय कार ड्राइव करके अराउंड बॉम्बे कहीं? बाय कार तो हम लोग बिल्कुल वीकेंड में कुछ ना कुछ कोई ना कोई जगह तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन लंबी ट्रिप के लिए जाने का बिल्कुल भी कोई अभी इरादा नहीं है। और वापस एक नया अगर वेरिएंट की अगर बात अगर आ गई, तो जब तक उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई तब तक जो क्रिसमस में जो एक कुछ छोटा सा प्लान बनाने वाले थे, शायद वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। मैं डिम्पी से पूछूंगा ही नहीं ये सवाल, डिम्पी से तो ये सवाल पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि वो छुट्टी की बात है, अपना बैग लेके रेडी हो जाते हैं। बट ये सवाल अब आपसे ये बात इसलिए निकाल के लाए कि श्रीकांत, राजेश दोनों आज सुबह थॉमस कुक के मैनेजमेंट हमारे चैनल पे थे, और वो ये बता रहे थे कि इंक्वायरीज और बुकिंग्स प्री कोविड लेवल से 100% ऊपर है। मतलब ये तो अगर मार्केट टर्म में बात करने की बात हुई तो 200 डे मूविंग एवरेज के भी बहुत ऊपर चला गया मार्केट। और इस समय बुकिंग इतनी जबरदस्त चल रही है, डिमांड बहुत हाई है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी जगहों पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, ताकि आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकें, आप उन इलाकों में नहीं जाए अगर आप इस तरह की छुट्टियां बना रहे हैं प्लान। आइए सुनते हैं। Look at all the specialists, all the experts saying that, while what reaction we've seen is primarily the initial reaction, we need to wait for data, and our expectation is that over the next couple of days, we will see more data. Having said that, this is the new normal. These new statements have sort of appeared from time to time over the last few months. Just a week ago, Germany talked about a spike.
We had the Netherlands talking about a spike, and all these have sort of passed through the system. So right now we're not expecting any abnormalcy. We're continuing as if business is as normal. We have seen very few cancellations over the weekend. Yes, we've seen a couple, but I don't think that represents a trend in any way. We'll continue watching that. But having said that, I think beginning of this year, we formulated a policy of flexible cancellation so that we would not put the customer at any risk in terms of their bookings and all other aspects of the booking. So my expectation is that till further notice or further news on or evidence on what this new variant can do, I think we'll just treat things as normal. तो ये तो छुट्टियों की बातें हुई, लेकिन अब हम अच्छा आपने सबसे तो पूछ लिया, मेरे बारे में तो बता दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो छुट्टी बनाने की बहुत जल्दी प्लान बना रहा हूँ और मैं अपनी फिंगर्स क्रॉस किए हुआ हूँ कि कहीं ये मामला ज्यादा बढ़ ना जाए, नहीं तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो बीच में बाजार की छुट्टी हो जाए। ये मतलब भारत के अंदर आप नहीं मनाने वाले, बाहर से बाहर है। देखिए ये तो अभी पहले आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन तब तक बाजार की नहीं छुट्टी हो जाए, इसको मैं पकड़ के रखना है। थोड़ा एक हेल्दी करेक्शन तक ही सीमित रहे तो सारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, आइए क्लोजिंग पे नजर डालते हैं। रिम्पी क्या लग रहा है? 4 मिनट ही रह गए क्लोजिंग पे, तो आज आप थोड़े बैंकिंग वाले स्टॉक्स को पीछे छोड़ दो और आप थोड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज फिर से देखते, जैसे ग्लैंड फार्मा की बात हो रही थी। 1-2 शेयर मेरी लिस्ट में और है जिनकी आज क्लोजिंग काफी अच्छी होके जा रही है, उसमें से टीसीएस और विप्रो है। दोनों में से एक ही चुनना है श्रीकांत, थोड़ा जल्दी आपको बताना होगा, टीसीएस लेके जाए या फिर विप्रो? बिल्कुल टीसीएस लेके जा सकते हैं। डबल बॉटम बना है और कई दिनों का जो फॉल था मार्केट में उसे इसने आउट परफॉर्म किया है, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद अगर रिकवरी बनी है तो वापस से स्टॉक कम से कम 3600 के करीब जा सकता है, जहां पे इसमें मैक्सिमम कॉल राइटिंग बनी है। 3500 के करीब बाय करें और 3470 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिन शेयरों में तेज गिरावट आई है उसमें से एक शेयर वो है इंडिगो का भी, बैक टू बैक टूट रहे हैं। राजेश सर अब हो गया, बेस हो गया, 2 दिन की पिटाई बहुत होती है। देखिए स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है, लेकिन अभी भी लगता है कि जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं, आज की क्लोजिंग आज 1920 के ऊपर नहीं हो रही, तो अभी भी लगता है मुझे कि थोड़ा वीकनेस इसमें और एक्सटेंड हो सकता है। तो 1920 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं करता है, शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे किया जा सकता है। लोअर साइड पे 1850 1840 एक लेवल है, वहां तक ये स्लाइड हो सकता है। ठीक है, मार्केट आज फिर से 17,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये 3 दिन बैक टू बैक इसकी इंपॉर्टेंस जैसे हम आपको गिनवाते कि शुक्रवार को भी 17,000, आज ही ओपनिंग 17,000, आज ही क्लोजिंग 17,000। तो ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि शायद कोविड ज्यादा ना फैले तो मार्केट थोड़ा पुल बैक दिखाए, बट फिर भी कॉशियस होना है। तेजी और शॉर्ट कवरिंग में जो फर्क होता है वो आपको साफ दिख रहा होगा। रेमंड्स आज का इंटरेस्टिंग प्ले है, डॉक्टर लाल पैथलैब 6%, भारत डायनामिक्स ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रीकांत जी लास्ट बस एक ही ट्रेड है, 410 के ऊपर क्लोज करके जा रहा है, सौदा कैरी करें लेंगे नहीं, अब हम सौदा कैरी करें, बस ये बता दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग आया है ऊपर के लेवल से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना फायदेमंद हो सकता है। कर लो 6%। और वैसे भी आप क्योंकि अगर फ्यूचर्स देख रहे हो यूएस मार्केट्स के, मेरे को पता नहीं क्यों इसको आप लिंक इसलिए भी नहीं कर सकते हो कि जिस समय हम बाजार बंद कर रहे हैं शाम को कोई और खबर आ जाए कहीं केसेस बढ़ने के, तो फ्यूचर्स गिर भी जाते हैं। तो आजकल आप पूरी तरह से कनेक्ट होकर मत चलिएगा, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर कोविड को लेकर या फिर किसी कमोडिटीज को लेकर वो रहती है आज मार्केट के अंदर, इसलिए फ्यूचर्स को देख के आज की क्लोजिंग और कल के बारे में ज्ञान लगा लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। थोड़ा डे टू डे रिस्की तो हो सकता है कि आपने देखा 100 पॉइंट फ्यूचर्स में आप पोजीशन लेके चल गए, लेकिन ओवरऑल बाजार जो कॉन्ट्रैक्शन के मोड में आ रहा है, कोई शाम को खबर आ गई। और आज सुबह भी हमने देखा था 120 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी जो ऊपर था उसी प्रपोर्शन में निफ्टी गैप अप खुला और वो टॉप था वहां का, आज के दिन का टॉप था, फिर नीचे। तो थोड़ा इस समय देख के चलने वाला है। आई थिंक बिल्कुल राजेश और श्रीकांत ज्यादा बेटर बता पाएंगे। बिल्कुल, तो यही करें ना सर, फिर ये डे टू डे मार्किंग करें ना इसकी, तो M2M डे टू डे देखें ना, पोजीशन अभी कैरी करने का तो समय मुश्किल लगता है राजेश जी। बिल्कुल इंट्राडे वाली ट्रेड करें, पोजीशन कैरी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो बहुत लाइट रहे पोजीशन कैरी। बिल्कुल, तो इस समय आप अपनी क्लोजिंग स्क्रीन देख पा रहे हैं जो आज शेयर चले। पहले मैं जरा उनके नाम आपको बताता हूं। आज निफ्टी 500 वाली कैटेगरी इसलिए जरा दिखाऊंगा क्योंकि वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिखेगा। BEML 13% ऊपर, रेमंड्स 8% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 2 दिन के अंदर इसकी बढ़त 10% से ज्यादा हो चुकी है। भारत डायनामिक्स, इफ्का लैब, PNB हाउसिंग
जो फैसले बदले हैं आरबीआई की तरफ से आए हैं उससे सीधा सीधा पीएनबी हाउसिंग को बेनिफिट मिल सकता है। सोलारा एक्टिव ये एपीआई वाली कंपनी है, ये भी आज अच्छी चली है। एलगी इक्विपमेंट एक कैश का शेयर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आप देखिएगा इसकी आज की क्लोजिंग 270 के ऊपर हो रही है, कल भी चल सकता है, 4% ऊपर है। जो मिड कैप के कमजोर शेयर थे वो था इंडोकाउंट, आईएफबी इंडस्ट्री, सेंचुरी प्लाई, ये आज के कमजोर थे। आज एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे ना तो डिक्लाइंस आपको ज्यादा दिख रहे हैं, 1521 एडवांसेस हैं 393, उसके बावजूद भी निफ्टी हरे निशान में बंद हो रहा है। इसका मतलब है जिनकी वेटेज है मार्केट में उन्होंने इंडेक्स को तो हरे निशान में कर दिया, बट अंडरटोन मार्केट की वीक है, जैसे कि टीसीएस चला, जैसे कि विप्रो चला, जैसे कि कोटक चला, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चला, इसने इंडेक्स को तो हरे निशान में करे, इसको हम टिपिकली मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं, वो हो गया। लेकिन अंडरटोन मार्केट की खराबी आपको एडवांस डिक्लाइन से पता लग जाएगा। एक और चीज जो अगर आप आज बैंकिंग वाले स्टॉक्स में देखेंगे, मैं एक कमजोर शेयर का नाम आपको बताऊंगा, उसमें है बंधन बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक। बड़े बैंकों के हाथ में कमजोरी नहीं थी, आज छोटे छोटे बैंक कमजोर थे, बड़े बैंक तो बकायदा फ्लैट ही बंद हुए हैं, जैसे एचडीएफसी फ्लैट बंद हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव, कोटक ठीक बंद हुआ, आईसीआईसीआई भी 4 रुपए ही गिरावट के साथ बंद हुआ है, और ठीक एसबीआई का भी ऐसे ही रहा। तो इसलिए बैंक निफ्टी या फिर किसी पे एकदम से राय मत बनाइएगा, अगर कल हमको ट्रेड ठीक मिल जाता तो कल इस पर फिर से एक बार देखेंगे। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप कार्यक्रम में आए। और श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप कार्यक्रम में आए। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और अजय को आप इजाज़त दे सकते हैं, आज थोड़ा है मार्केट का पुल बैक का सेशन, कल हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे सुबह, और फिर यही मेहमानों से चर्चा करेंगे फंड एक्शन। एक चीज़ तो अजय बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, ये एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही चैनल ऐसा है जहाँ पे कॉर्पोरेट वॉइस, फंड की वॉइस, ट्रेडिंग पैटर्न और साफ सुथरी राय आपके सामने होती है। बिल्कुल, और हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एम्पावर कर सकें कि आप बेस्ट डिसीजन ले सकें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। बिल्कुल, फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।